बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। और लेक्चर नंबर 46 में आज हम देखेंगे अमेज़ॉन इलास्टिक फ़ाइल सिस्टम EFS क्या होता है हमारे पास की। एक्चुअली ये टॉपिक मुझे कुछ पहले डिस्कस करना चाहिए था, थोड़े से लेट हो गए, ठीक है, बल कोई बात नहीं, अभी पहुँच गए हैं। तो इलास्टिक फ़ाइल सिस्टम हमारे पास क्या होता है जी, एक फ़ाइल सिस्टम होता है, आप कह लें कि एक स्टोरेज है, ठीक है। जिस तरह हम लोगों ने स्टडी किया था, EBS स्टडी किया था, एक स्टोरेज होता है हमारे पास, S3 स्टडी किया था, इसी तरह एक हमारे पास इलास्टिक फ़ाइल सिस्टम भी स्टोरेज होता है, ठीक है जी। क्या होता है, कैसे यूज़ होता है, ये सारा डिटेल से भी देखेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर जो है वो इंशाल्लाह मैं सोच रहा हूँ वो डिफरेंसेस इसके डिस्क्राइब करूँ, EFS इलास्टिक फ़ाइल सिस्टम, EBS इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज और S3 सिंपल स्टोरेज सर्विस। इन तीनों स्टोरेजेस पे मैं आपको डिफ्रेंशिएट करके बताऊंगा किसको कहाँ कब कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम देखते हैं जी इलास्टिक फ़ाइल सिस्टम क्या होता है और कब यूज़ करते हैं। Amazon EFS provides simple, scalable, elastic file storage for use with AWS cloud services and on-premises resources। AWS के ऊपर हमारे पास जो EC2 EFS जो है वो सिंपल है, स्केलेबल है और इलास्टिक फाइल स्टोरेज सर्विस है। डेट कैन बी यूज विद AWS क्लाउड सर्विसेज। आप EC2 के साथ इसको कनेक्ट कर सकते हैं। एंड इसका एक और एज है, वो क्या बेनिफिट है कि आप इसको ऑन प्रेमिसेस जो आपके सर्वर्स हैं उनके साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। हालांकि अभी तक हमने EBS देखा था और S3 स्टोरेज सर्विस देखी थी, उनको हम ऑन प्रेमिसेस के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते, जबकि EFS को हम ऑन प्रेमिसेस के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। एक स्टोरेज सर्वर है सिंपल, ठीक है जी, स्टोरेज सर्विस है। इट इज़ ईजी टू यूज़ एंड ऑफर द सिंपल इंटरफेस दैट अलाउज यू टू क्रिएट एंड कॉन्फ़िगर फाइल सिस्टम्स क्विकली एंड ईजिली। सिंपल इंटरफेस होता है। वेब के ऊपर आप AWS मैनेजमेंट कंसोल में जाएंगे, कंसोल में जाके आप सिंपल EFS का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे स्टोरेज में जाके, और वहाँ पे जाके आप एक EFS क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद हम इस EFS को डिफरेंट EC2 इंस्टांसेस के ऊपर माउंट करवा सकते हैं। वन बाय वन अभी डिटेल से मैं आपको चीज़ें बताता हूँ। AWS EFS is built to elastic scale on demand without disrupting applications growing and shrinking automatically। अच्छा, EFS का हमारे पास सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है जी, EFS का जो है वो हमें साइज़ डिस्क्राइब नहीं करना पड़ता, अनलिमिटेड स्टोरेज है। EBS में क्या होता है, EBS में आपको साइज़ डिफ़ाइन करना पड़ता है पहले, ठीक है, कि आप किसी भी EC2 इंस्टांस के साथ जब EBS अटैच करते हैं तो आप उसका साइज़ जो है वो डिफ़ाइन करते हैं, आइदर इट इज़ 30 GB, 40 GB, 50 GB और 100 GB, वट एवर अकॉर्डिंग टू योर इन्वायरमेंट, ठीक है। इसी तरह S3 के अंदर भी आपके पास मैक्सिमम फाइल साइज़ आप कितने 5 TB की फ़ाइल अपलोड कर सकते हैं S3 के अंदर। लेकिन EFS के अंदर हमारे पास कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड है, ठीक है, अनलिमिटेड। मींस आपने इलास्टिक फाइल सिस्टम एक बनाना है, एक फाइल सिस्टम क्रिएट करना है, उसके बाद आप इसको किसी भी EC2 इंस्टांस के साथ अटैच कर देंगे, ठीक है। उसका साइज़ बिल्कुल नहीं होगा, कितना साइज़ होगा वो मैं आपको थोड़ा सा आगे जाके लैब में दिखाता हूँ। अनलिमिटेड साइज़ होता है हमारे पास, ठीक है जी। और आप अब जब अनलिमिटेड साइज़ आप इलास्टिक फाइल सिस्टम बनाएंगे, क्रिएट करेंगे, और जब आप अटैच करेंगे तो आपको बिलिंग फिर कैसे होगी, क्योंकि ये तो अनलिमिटेड है। तो बिलिंग आपको जी जितना आप यूज़ करते हैं उतनी आपको बिलिंग होगी, ठीक है जी। अगर आप 5 GB यूज़ कर रहे होंगे तो 5 GB की बिलिंग हो रही होगी, अगर आप 10 GB यूज़ कर रहे हैं तो आपको 10 GB की बिलिंग हो रही होगी, ठीक है। अगर आपकी एप्लीकेशन उनका कोई बैकअप के लिए आपने लगाया हुआ, ये लॉग फाइल के लिए या वट एवर किसी पर्पज़ के लिए आपने EFS यूज़ किया हुआ, स्टोरेज के अंदर आप कुछ स्टोर कर रहे हैं, तो जैसे जैसे आपकी एप्लीकेशन का डाटा बढ़ता जाएगा इसका साइज़ ऑटोमेटिकली बढ़ता जाएगा, ठीक है जी। 10 GB होगा, 15 GB होगा, 20 GB, जैसे जैसे साइज़ बढ़ता जाएगा ये अनलिमिटेड स्टोरेज होगा। साइज़ इसका बढ़ता जाएगा, आपने उसी के अकॉर्डिंगली इसकी बिलिंग करनी होगी, ठीक है। अगर आपका साइज़ डिक्रीज़ होगा तो ऑटोमेटिकली ये नहीं होगा कि आपको साइज़ मैनुअली डिक्रीज़ करना पड़ेगा EFS स्टोरेज का, इसका साइज़ ऑटोमेटिकली खुद से क्या होता जाएगा, डिक्रीज़ होता जाएगा। आपकी एप्लीकेशन है वो कुछ अर्सा पहले तक 15 GB डाटा कंज्यूम कर रही थी, अब वो जो है 5 GB डाटा कंज्यूम कर रही है, तो ऊपर वाला जो 10 GB है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा और आपको 5 GB की बिलिंग देनी पड़ेगी। एज अ रीजनल सर्विस अमेज़ॉन जो है EFS जो है वो रीजनल सर्विस है, ठीक है जी। हाईली ड्यूरेबल है, हाईली अवेलेबल है और ड्यूरेबिलिटी है, ठीक है। स्टोरिंग डाटा रिडंडेंटली अक्रॉस मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन्स। EFS जो है, इसका जो EFS स्टोरेज सर्विस है, इसके ऊपर जो डाटा पड़ा होता है वो डिफरेंट मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन्स में क्या हो रहा होता है, कॉपी हो रहा होता है, ठीक है। ये सर्विस जो है वो मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन्स में कॉपी हो रहा होता है इसका, यानी कि इसका डाटा। EBS में क्या होता है, EBS का रिडंडेंट नहीं होता, रिडंडेंट होता है लेकिन आपका एक अवेलेबिलिटी जोन के अंदर ही आपका डाटा कॉपी हो रहा होता है EBS का,
ठीक है। अगर इन केस आपका एक अवेलेबिलिटी जोन डाउन हो जाता है तो आपका पूरे का पूरा EBS क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। जबकि EFS में ऐसा नहीं होता। EFS की मल्टीपल कॉपीज डिफरेंट अवेलेबिलिटी जोन्स में पड़ी होती हैं। अगर इन केस आपका एक अवेलेबिलिटी जोन डाउन हो जाता है तो दूसरे अवेलेबिलिटी जोन से आप EFS को एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपने 5 अवेलेबिलिटी जोन्स में EFS क्रिएट किया है तो अगर आपके 4 अवेलेबिलिटी जोन भी डाउन हो जाते हैं तो रिडंडेंट पर्पज़ के लिए अगर आपने 5 में क्रिएट किया था तो 4 भी डाउन हो जाते हैं तो एक के अंदर आपका स्टिल EFS आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है जी। जबकि EBS में ऐसा नहीं होता। तो EFS जो है वो ज़्यादा रिडंडेंट है। यू कैन माउंट योर Amazon EFS फाइल सिस्टम्स ऑन योर ऑन प्रिमिसेस डाटा सेंटर एज वेल वाया NFS प्रोटोकॉल। अगर आप ऑन प्रिमिसेस डाटा सेंटर आपके पास पड़े हुए हैं ऑन प्रिमिसेस में, तो उसके साथ अगर आप EFS अपना फाइल सिस्टम जो है वो कनेक्ट करना चाह रहे हैं स्टोरेज को, तो आप कर सकते हैं। उसके 2-3 मेथड होंगे हमारे पास। एक तो आप डायरेक्ट कनेक्ट से कनेक्ट कर लें, ठीक है। डायरेक्ट कनेक्ट आई थिंक मैंने आपको अभी तक नहीं पढ़ाया, मुझे लगता है, हाँ नहीं पढ़ाया शायद, ठीक है, वो भी इंशाल्लाह पढ़ा दूंगा। डायरेक्ट कनेक्ट के साथ आप कर सकते हैं, या आप VPN कनेक्शन इस्टेब्लिश कर सकते हैं, साइट टू साइट VPN कनेक्शन इस्टेब्लिश करें और उसके थ्रू भी आप ऑन प्रिमिसेस से अपने Amazon VPC के अंदर जो आप EFS क्रिएट करेंगे उसको कनेक्ट कर सकते हैं। जब आप EFS क्रिएट करते हैं तो उसको एक IP असाइन होता है, ठीक है, वो मैं आपको दिखाऊंगा अभी जाके। प्राइवेट IP असाइन हो रहा होता है। You can mount your EFS file system on on-premises servers to migrate data sets to EFS और बैकअप्स। अच्छा, EFS वही बता चुका हूँ। ऑन प्रिमिसेस के अंदर आप EFS फाइल सिस्टम को माउंट कर दें, ठीक है, और आपके ऑन प्रिमिसेस में जितने भी आप चाह रहे हैं कि लॉग फाइल्स हैं या कोई बैकअप्स हैं, वो बैकअप्स आप क्लाउड पे सेव करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो वो आप कर सकते हैं। EFS के बेनिफिट्स क्या हैं जी? सिंपल वेब इंटरफेस है। सिंपल आप मैनेजमेंट कंसोल में जाएंगे, वहाँ से जाके क्रिएट करेंगे और EFS को आप क्रिएट करेंगे। अच्छा जी, तो सॉरी मुझे वीडियो पॉज करनी पड़ गई थी, एक इशू आ गया था। तो EFS जो है वो हम एक फ़ाइल सिस्टम की बात कर रहे थे। EFS फाइल सिस्टम होता है जिसे कि हम क्विकली और ईज़िली जो है वो क्रिएट कर सकते हैं वेब मैनेजमेंट कंसोल के थ्रू। और मल्टीपल Amazon EC2 इंस्टेंसेस एंड नॉन प्रिमिसेस सर्वर कैन साइमल्टेनियसली एक्सेस एंड Amazon EFS फाइल सिस्टम। तो मैं आपको बता रहा था EC2 इंस्टेंसेस और ऑन प्रीमिसेस सर्वर जो है वो भी साइमल्टेनियसली EFS फाइल सिस्टम को एक्सेस कर सकते हैं। EBS के बारे में हमने पढ़ा था। EBS जिस अवेलेबिलिटी जोन में पड़ा हुआ हो उसी अवेलेबिलिटी जोन में आपका EC2 इंस्टेंस एक्सेस कर सकता है उस EBS को, जबकि EFS में ऐसा नहीं है। EFS आपका एक अवेलेबिलिटी जोन में पड़ा हुआ है, ठीक है जी, और आप किसी दूसरे अवेलेबिलिटी जोन के EC2 इंस्टेंस से इस EFS को एक्सेस कर सकते हैं, EFS फाइल सिस्टम को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। आप कह सकते हैं कि EFS फाइल सिस्टम जो है वो एक शेयर्ड स्टोरेज सर्विस है, आप कह सकते हैं, ठीक है। Amazon EFS provides the capacity you need when you need it without having to provision storage in advance। आपको एडवांस में कोई असाइन नहीं करना पड़ता EFS का साइज, जस्ट आप क्रिएट करते हैं और इसको EC2 इंस्टेंस के ऊपर माउंट कर सकते हैं। यू पे फॉर व्हाट यू यूज़ विद नो मिनिमम कमिटमेंट्स और अपफ्रंट फीस, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। Amazon EFS provides a simple and secure way to move data from existing on-premises or in cloud file system with the ability to copy files and directories that speeds up to 5x faster than standard Linux copy tools, ठीक है जी। बहुत ही फास्ट स्पीड है, अप टू 5x मतलब 5 टाइम्स फास्टर स्पीड है इसकी EFS की। और अच्छा, एक और बात बताता चलूँ कि EFS जो है हम इसको विंडोज़ EC2 इंस्टेंसेस के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। अभी के लिए हम इसको लिनक्स सिस्टम्स के साथ माउंट करवा सकते हैं, ठीक है। कैसे माउंट करते हैं वो भी हम आज की लैब में देखेंगे। अच्छा, ऑटोमेटिकली स्केल करता है, मींस के आपने क्रिएट कर दिया, उसके बाद जैसे जैसे आपके जिस एप्लीकेशन के साथ, जिस EC2 इंस्टेंस के साथ आपने इंटीग्रेट किया हुआ है जिस इस एप्लीकेशन के अंदर, तो जैसे जैसे उस एप्लीकेशन का साइज़ बढ़ता जाएगा EFS ऑटोमेटिकली क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, ठीक है। अगर उसका साइज़ कम होता जाएगा तो EFS भी ऑटोमेटिकली उसका साइज़ क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। जितनी स्टोरेज यूज़ हो रही होगी उतनी ही आपको बिलिंग होगी, ठीक है। हाईली अवेलेबल है, ड्यूरेबल है। मैं आपको बता चुका हूँ मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन्स में EFS का डाटा जो है वो कॉपी हो रहा होता है। इन केस एक अवेलेबिलिटी जोन डाउन हो जाता है तो आप किसी दूसरे अवेलेबिलिटी जोन से EFS को एक्सेस कर सकते हैं, जबकि EBS में ऐसा नहीं होता। EBS में एक ही अवेलेबिलिटी जोन्स के अंदर आपका डाटा कॉपी हो रहा होता है मल्टीपल लोकेशंस में,
ठीक है। अगर एक अवेलेबिलिटी जोन ही डाउन हो जाए तो पूरे का पूरा EBS हमारा डाउन हो गया। EFS जो है वो सिक्योर है, कैन बी इनक्रिप्टेड सिक्योरिटी ग्रुप्स। अच्छा, EFS सिक्योर है, इनक्रिप्ट किया जा सकता है और आप सिक्योरिटी ग्रुप्स भी असाइन कर सकते हैं EFS को कि कौन से EC2 इंस्टांसेस इस EFS को एक्सेस कर सकते हैं। आइदर वो प्राइवेट इंस्टांसेस या कोई पब्लिक इंस्टांसेस, कौन से इंस्टांसेस आप डिफाइन कर सकते हैं EFS को कौन एक्सेस कर सकता है, कौन से इंस्टांसेस एक्सेस कर सकते हैं और कौन से EC2 इंस्टांसेस एक्सेस नहीं कर सकते। कैन बी माउंट टू n नंबर ऑफ इंस्टांसेस। EBS में हमने देखा था कि एक EBS का जो वॉल्यूम है वो किसी एक EC2 इंस्टांस के साथ एट अ टाइम कनेक्ट कर सकते हैं, जबकि EFS में ऐसा नहीं है। EFS जो है इट कैन बी माउंट ऑन नंबर ऑफ EC2 इंस्टांसेस, ठीक है जी, n नंबर ऑफ, हंड्रेड ऑफ, थाउजेंड्स ऑफ EC2 इंस्टांसेस के साथ आप EFS कनेक्ट कर सकते हैं। एक EFS एक लिनक्स इंस्टांस के अंदर आपने कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है, दूसरे के अंदर कनेक्ट किया हुआ है, तीसरे के अंदर कनेक्ट किया हुआ है। अगर पहले के अंदर कुछ चेंजेस हुई हैं, आपने कोई फाइल क्रिएट की है पहले EC2 इंस्टांस से, तो अगर जब आप थर्ड EC2 इंस्टांस से लॉगिन करके देखेंगे तो उसमें भी आपको वही फाइल मिलेगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि तीनों EC2 इंस्टांसेस का बैकएंड पे EFS फाइल सिस्टम क्या है, शेयर्ड है, ठीक है। ये मैं आपको लैब में दिखाऊंगा इंशाल्लाह, फिर आपको सही क्लियर समझ आएगी। इंस्टांसेस फ्रॉम डिफरेंट अवेलेबिलिटी जोन्स कैन बी कनेक्टेड टू EFS, बता चुका हूँ ऑलरेडी। सर्विस इज़ नॉट अवेलेबल इन ऑल रीजन्स, तमाम रीजन्स में सर्विस नहीं है, ठीक है। आप पहले अपना रीजन वो सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, वहाँ से आपको पता चलेगा कि मैं आपको दिखाऊंगा किस किस रीजन में जो है वो EFS की सर्विस अवेलेबल है अभी। प्राइसिंग इज़ 0.30 पर GB पर मंथ एंड 5 GB अंडर फ्री टायर अकाउंट, ठीक है जी। 1 GB अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो 0.30, जैसे जैसे आपका साइज़ बढ़ता जाएगा उसी के अकॉर्डिंगली आपको बिलिंग होगी मंथली बेसिस पे। तो चलते हैं जी अपनी लैब की तरफ चलते हैं। EFS जो है वो क्रिएट करते हैं। मैंने AWS मैनेजमेंट कंसोल में लॉगिन कर लिया है, ठीक है जी। AWS मैनेजमेंट कंसोल में लॉगिन करने के बाद एक दो चीज़ें आपको बताता चलूँ आज न्यू। ये आप देख रहे हैं साइन पिन का, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। अच्छा, हम हर दफ़ा क्या करते हैं, सर्विसेज पे क्लिक करते हैं, सर्विसेज पे यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ से जाके हम सर्विसेज को क्या कर रहे होते हैं, फाइंड आउट कर रहे होते हैं, ठीक है। आप चाहते हैं कि यार मैं जब मैनेजमेंट कंसोल ओपन करूँ तो मेरे यहाँ पे जो जिनको मैं बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंट एक्सेस कर रहा होता हूँ वो यहाँ पे मुझे शो हो जाए, मैं उस सर्विस पे क्लिक करूँ और वो सर्विस ओपन हो जाए, ठीक है। तो वो आप उनको क्या कर सकते हैं, पिन कर सकते हैं। यहाँ पे आप पिन पे क्लिक करेंगे और जिन जिन सर्विसेज को आप पिन करना चाहते हैं उनको सिलेक्ट करें यहाँ से, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने EC2 और S3 को किया हुआ है शायद, ठीक है। आप किसी और को कर लें, VPC कर लेते हैं, ठीक है। ये VPC किया। अच्छा, मैं स्क्रीन थोड़ी सी बड़ी करता हूँ और उसके बाद देखते हैं। पेन पे क्लिक करें, मीडिया लाइव, क्या हो गया भाई, पेन टू कस्टमाइज वन क्लिक नेविगेशन शॉर्टकट सिंपली ड्रैग योर सर्विसेज टू एंड फ्रॉम द मेन्यू बार अबव। अच्छा जी, इसको अबव करेंगे। VPC फॉर एग्जांपल हम करना चाह रहे हैं, ठीक है जी। किधर गया, ये VPC है हमारा, इसको यहाँ से ड्रैग करेंगे और इसको ऊपर ले जाएंगे, ठीक है। ये देखें ऊपर लेके जा रहे हैं और यहाँ पे जाके क्या कर देंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, ठीक है। ये आपका VPC आ जाएगा, ठीक हो गया। तो सिंपल इस तरह से आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके ऊपर जो आपकी पिन करना चाहते हैं पिन कर सकते हैं, ठीक है। और अभी चलते हैं हम अपनी सर्विस के अंदर, सर्विस पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे आप इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे। ये स्टोरेज में हम S3 देख चुके हैं, ग्लेशियर देख चुके हैं, स्टोरेज गेटवेज देख चुके हैं, EFS हमारा रह गया। EFS के ऊपर आप क्लिक करेंगे। जब EFS के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप पहले रीजन सेलेक्ट करें। रीजन में देखें अगर आप, तो सिर्फ ये वाले रीजन्स हैं जो आप शो हो रहे हैं, बाकी जो हैं वो ग्रेड आउट हुए हुए हैं, इनके अंदर EFS की सर्विस अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो नॉर्थ वर्जीनिया पे EFS की सर्विस अवेलेबल है। Amazon EFS फाइल सिस्टम प्रोवाइड्स फाइल स्टोरेज फॉर यूज़ विद योर EC2 इंस्टांसेस, ठीक है। आप EC2 इंस्टांसेस के अंदर इनको माउंट कर सकते हैं। फाइल सिस्टम क्रिएट करते हैं जी, किसके अंदर आप क्रिएट करना चाह रहे हैं, कौन से VPC के अंदर आप, अगर आपका कोई डिफाइन आपने किया हुआ VPC क्रिएट किया हुआ है उसके अंदर करना चाह रहे हैं। मैं डिफ़ॉल्ट के अंदर VPC के अंदर अभी EFS को क्रिएट करना चाह रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, इस रीजन के अंदर मेरे पास नॉर्थ वर्जीनिया रीजन के अंदर मेरे पास कितने अवेलेबिलिटी जोन्स हैं जी, 6 अवेलेबिलिटी जोन्स हैं। आप 6 अवेलेबिलिटी जोन्स के अंदर करना चाह रहे हैं, 6 के अंदर कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसको भी क्या करना चाह रहा हूँ, सिर्फ 3 अवेलेबिलिटी जोन्स के अंदर क्रिएट कर देता हूँ, 1E,
ठीक है, 1A 1B और 1C भी चलें कर लेते हैं जी। ठीक है जी, 3 अवेलेबिलिटी जोन्स के अंदर मैं क्रिएट करना चाह रहा हूँ। सिक्योरिटी ग्रुप बाय डिफ़ॉल्ट, अभी इसको आगे जाके मैं आपको बताता हूँ सिक्योरिटी ग्रुप का, यानी कि मैं इस रीजन के अंदर 3 अवेलेबिलिटी जोन्स में EFS को क्रिएट कर रहा हूँ फॉर रिडंडेंसी पर्पज़। नेक्स्ट स्टेप करें तो नेक्स्ट स्टेप में आप यहाँ पे की वैल्यू आप नेम दे सकते हैं। मेरा कोई ये वेब सर्वर है, वैल्यू उसकी नेम दे लें, सर्वर ये वेब सर्वर है, ठीक है। कोई और की वैल्यू जो भी आप ये टैगिंग आप कर सकते हैं, यानी कि टैगिंग मैंने आपको बताई हुई है। आप बता सकते हैं कि यार मेरे 3 वेब सर्वर हैं, उन तीनों का यहाँ पे दे दें, वेब सर्वर 1, वेब सर्वर 2, वेब सर्वर 3, तीनों की यहाँ पे वैल्यू आप ऐड करते जाएं। ठीक है जी, आप टैग्स ऐड कर सकते हैं और आप ताकि आपको पता चल रहा होगा ये वाला EFS इन 3 वेब सर्वर्स के साथ कनेक्ट है। अगर आपके इन्वायरमेंट में मल्टीपल वेब सर्वर्स चल रहे हैं, ठीक है, और डिफरेंट वेब सर्वर के साथ डिफरेंट EFS कनेक्टेड है, तो आप यहाँ पे टैगिंग कर सकते हैं। आपको मैंने अच्छी तरह बताया हुआ है टैगिंग का। जनरल पर्पज़ यूज़ करना चाह रहे हैं या मैक्सिमम इनपुट आउटपुट के लिए, अगर आपके थाउजेंड्स ऑफ EC2 इंस्टांसेस हैं तो फिर आप मैक्सिमम इनपुट आउटपुट यूज़ करेंगे। अगर नॉर्मल थोड़े इंस्टांसेस हैं तो फिर आप जनरल पर्पज़ अभी के लिए यूज़ कर सकते हैं। बर्स्टिंग प्रोविजन इनको जो है वो फॉर एग्जाम्पल अभी बाय डिफ़ॉल्ट लेने दें, इनको हम डिटेल में बाद में जाके देखेंगे। इनक्रिप्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है जी, इनेबल इंक्रिप्शन ऑफ डाटा एड्रेस। आपका डाटा जो भी EFS के अंदर पड़ा हो वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में रखना चाह रहे हैं तो आप इस ऑप्शन को चेक कर सकते हैं। मैं भी इनक्रिप्टेड नहीं करना चाह रहा। नेक्स्ट करते हैं जी, और क्रिएट फाइल सिस्टम। फाइल सिस्टम अभी हमारा क्रिएट हो जाएगा और ये थोड़ा सा टाइम लेगा फाइल सिस्टम क्रिएट होने में। अच्छा, ये देख सकते हैं यू हैव क्रिएटेड अ फाइल सिस्टम एंड यू कैन माउंट योर फाइल सिस्टम फ्रॉम EC2 इंस्टांस विद। अच्छा, ये वाला प्रोटोकॉल यूज़ हो होता है NFS 4.1 फाइल सिस्टम यूज़ हो होता है, सॉरी, ठीक है। और आपको बता रहा है जी आप AWS डायरेक्ट कनेक्ट के साथ डायरेक्ट कनेक्ट कनेक्शन के थ्रू आप जो है वो ऑन प्रीमिसेस के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं इस फाइल सिस्टम को। अगर आप EC2 माउंट करना चाह रहे हैं, ठीक है, EC2 इंस्टांस के ऊपर माउंट करना चाह रहे हैं इस फाइल सिस्टम को, तो क्लिक करें जी। मैं नीचे आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे ये देखें, ये आपका EC2 फाइल सिस्टम है, ठीक है। ये फाइल सिस्टम की ID है, मीटर साइज़ अभी तक 6 KB है। नंबर ऑफ माउंट टारगेट्स कितने हैं जी, 3 अवेलेबिलिटी जोन्स में मैंने क्रिएट किया है। कब क्रिएट हुआ है, अभी क्रिएट हुआ है। सेटिंग्स थोड़ी सी एक्सटेंड करते हैं इसको, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अदर डिटेल्स, थ्रूपुट मोड आप चेंज करना चाह रहे हैं, बर्स्टिंग करना चाह रहे हैं, प्रोविजन करना चाह रहे हैं, वो आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। टैगिंग मैनेज करना चाह रहे हैं वो यहाँ से आप कर सकते हैं। ऑनर ID आपको बता रहा है, लाइफ साइकिल जनरल पर्पज़ के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, बर्स्टिंग मोड यूज़ कर रहे हैं, प्रोविजन यूज़ नहीं कर रहे, इंक्रिप्शन अभी नहीं कर रहे, नो टैगिंग है, ठीक है। आप सेटिंग्स ये करना चाहें आप कर सकते हैं। फाइल सिस्टम को एक्सेस करना है तो ये आपके पास ये DNS एक नेम है, इस DNS के नेम के थ्रू आप अपने EC2 इंस्टांसेस से इस EFS को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। EC2 माउंट इंस्ट्रक्शन, EC2 के ऊपर आप माउंट करना चाह रहे हैं तो ये इंस्ट्रक्शंस पे क्लिक करेंगे, वो आपको शो हो जाएंगे। मैं भी आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा वेट करें। डायरेक्ट कनेक्ट के थ्रू करना चाह रहे हैं, ऑन प्रीमिसेस के साथ इस EFS को माउंट करवाना चाह रहे हैं तो आप इस पर क्लिक करें, ये आपको इंस्ट्रक्शन शो करेगा, ठीक है। फर्दर आप देख सकते हैं इस VPC के अंदर आपने इस EFS को क्रिएट किया है। ये 3 अवेलेबिलिटी जोन्स 1B 1A 1C के अंदर जोन किया है। सबनेट आपके ये हैं, IP एड्रेसेस आपको असाइन किए गए हैं। ये देखें ये 3 डिफरेंट सबनेट्स के 3 डिफरेंट IP एड्रेसेस असाइन किए गए हैं। माउंट टारगेट, नेटवर्क इंटरफेस का अटैच किया गया, सिक्योरिटी ग्रुप्स अभी इसको साइन होंगे, ठीक है। अच्छा, ये थोड़ा सा शो नहीं कर रहा, मैं आपको एक सेकेंड। अच्छा, ये देखें आपको यहाँ पे एक्चुअली मेरी स्क्रीन जो है वो छोटी है, मैं ट्राई करता हूँ आपको शो करवाने की। मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, एक्चुअली स्क्रीन मैंने थोड़ी सी एडजस्ट की होती है अकॉर्डिंग टू रिकॉर्डिंग के लिए, ठीक है। तो इस वजह से ये लाइफ साइकिल आपको शो हो रहा है, क्रिएटिंग अभी तक क्रिएटिंग फेज़ में है, तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, 3 से 4 मिनट लेता है। उसके बाद जो है वो ये क्रिएट हो जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। तब तक हम चलते हैं अपने हम करते हैं EC2 इंस्टांसेस क्रिएट करते हैं, ठीक है, जिससे हम इस EFS को एक्सेस कर रहे होंगे। तो चलते हैं जी वापस हम अच्छा EC2 पे चलते हैं। अब हम 2 EC2 इंस्टांसेस क्रिएट करते हैं। मैंने आपको बताया लिनक्स के साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं EC2, विंडोज़ के अंदर अभी आप कनेक्ट नहीं कर सकते, लॉन्च इंस्टांस करें। और बाय डिफ़ॉल्ट मैं लिनक्स का जो है इसी को ले लेता हूँ, अमेज़ॉन लिनक्स 2 फ्री टायर एलिजिबल, ठीक है जी।
इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और नेक्स्ट करते जाते हैं। ये आप लोगों को अच्छी तरह सारी सेटिंग्स पता हैं, ठीक है, मैं ज़रा डिटेल में नहीं जा रहा। और नंबर ऑफ़ EC2 इंस्टांसेस, एक सेकंड भैया, स्क्रीन आज मुझे वो क्यों तंग कर रही है इतना, ठीक है। ये आप देख सकते हैं नंबर ऑफ इंस्टांसेस 1 नेटवर्क, इस सबनेट में आप किस सबनेट में किस VPC में क्रिएट करना चाह रहे हैं वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी हमारे पास एक ही VPC है, जिस VPC के अंदर आपने EFS क्रिएट किया होगा उसी VPC के अंदर आपका EC2 इंस्टांस होना चाहिए। सबनेट, ठीक है, सबनेट मैं कहता हूँ 1A, अगर मैं बाय डिफ़ॉल्ट करूँगा तो बाय डिफ़ॉल्ट में हो सकता है वो 1F सबनेट में बना दे, तो 1F से मुझे वो EFS एक्सेस नहीं होगा, इसलिए मैं क्या करता हूँ 1A में बनाता हूँ, ठीक है। यूज़ सबनेटिंग इनेबल्ड और बाकी सेटिंग बाय डिफ़ॉल्ट लेने देते हैं और नेक्स्ट करते हैं जी। ऐड स्टोरेज नेक्स्ट करते हैं, ये आप लोगों को पता है सब। सिक्योरिटी ग्रुप मैं कहता हूँ क्रिएट अ न्यू सिक्योरिटी ग्रुप या एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप, चलेंगे न्यू सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट कर लेते हैं और उसमें हम SSH 22 इनेबल करवा देते हैं, ठीक है जी। ये आप लोगों को अच्छी तरह पता है मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। लॉन्च करें, लिनक्स पेयर मेरे पास थिंक ऑलरेडी पड़ा हुआ है, मैं इसी को लॉन्च कर लेता हूँ, ठीक है। ये हमने क्या किया, 1A के अंदर एक EC2 इंस्टांस क्रिएट किया है। इसी तरह हम दोबारा जाते हैं EC2 और एक और EC2 इंस्टांस क्रिएट करते हैं। ये थोड़ा मैं जल्दी में कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को ये सारी चीज़ें अच्छी तरह ऑलरेडी पता हैं। लॉन्च इंस्टांस पे क्लिक करते हैं जी, ठीक है, सिलेक्ट और कन्फिगर नेक्स्ट। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, नेटवर्क वही मेरा VPC डिफ़ॉल्ट VPC है। सबनेट में क्या सिलेक्ट करूँगा, 1B और 1C, क्योंकि जिन सबनेट्स के अंदर मैं फिर बता रहा हूँ EFS पड़ा हुआ है, उन्हीं सबनेट्स के अंदर आप EC2 इंस्टांसेस को लॉन्च करेंगे, ठीक है जी। ऐड स्टोरेज कर लेते हैं और नेक्स्ट सेलेक्ट एन एग्जिस्टिंग कर लेते हैं। अभी हमने एक SSH क्रिएट किया है, दिस वन, लॉन्च कर लेते हैं, ये भी लॉन्च हो गया, ठीक है जी। ये थोड़ा सा टाइम लेंगे और एक और चलें EC2 इंस्टांस हम क्रिएट कर लेते हैं, जो कि मैं आपको बताऊंगा। वो हम EC2 इंस्टांस किसी और अवेलेबिलिटी जोन में क्रिएट करते हैं और वो भी आपको शो करवाते हैं कि वहाँ से आपको क्या आइदर EFS एक्सेस होगा या नहीं होगा, ठीक है जी। रियल टाइम एग्जांपल प्रैक्टिस हो जाएगी, चलें नेक्स्ट। VPC बाय डिफ़ॉल्ट और सबनेट 1F कर लेते हैं। 1F के अंदर मेरा EFS एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है जी। तो चेक करते हैं क्या वहाँ से मैं एक्सेस होगा या नहीं होगा EFS। लॉन्च दिस, ठीक हो गया। तो चलते हैं जी EC2 ये थोड़े से भी टाइम लेंगे तीनों। अच्छा, ये थोड़े से टाइम लेंगे, ये भी तीनों, दो रनिंग मोड में, एक पेंडिंग मोड में है। तब तक हम ज़रा EFS पे चलते हैं अपने और EFS में जाके देखते हैं कि आइदर हमारा EFS क्रिएट हुआ है या नहीं हुआ, ठीक है जी। तो ये देखें जी, यहाँ पे क्लिक करते हैं, इसको ओपन करते हैं और ज़रा स्क्रॉल डाउन करते हैं और ये देखें आपको शो हो रहा है EFS आपका क्रिएट हो गया, अवेलेबल है। सिक्योरिटी ग्रुप कौन सा है जी, सिक्योरिटी ग्रुप उसको F2C4 हुआ है साइन, ठीक है। क्या मतलब है सिक्योरिटी ग्रुप का, क्या मतलब है, यानी कि ये एज अ फायरवॉल एक्ट करेगा इस EFS के लिए। इस EFS को कौन एक्सेस कर सकता है, वो इस सिक्योरिटी ग्रुप F2C4 सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर सेटिंग्स डिफाइन हुई हैं, इनबाउंड और आउटबाउंड, ठीक है जी। तो हम ज़रा सिक्योरिटी ग्रुप में जाके देखते हैं कि इस F2C4 के अंदर क्या डिफाइन हुआ है। तो यहाँ से हम सिक्योरिटी ग्रुप एक्सेस करते हैं अपना और सिक्योरिटी ग्रुप्स में जाते हैं हम। अच्छा, ये वाला जी F2C4, ठीक है। इस F2C4 में हम जाके देखते हैं हमारा इनबाउंड और आउटबाउंड क्या है। इनबाउंड क्या है हमारा RDP3389, जो कि गलत है, ठीक है। इसको हम चेंज करेंगे। चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी एडिट में जाते हैं, एडिट सेटिंग में, और यहाँ पे हम इसको NFS जो है वो अलाउ करवाएंगे। ये NFS है हमारे पास। NFS किस पोर्ट पे काम कर रहा होता है, 2049, ठीक है। अगर आप इसको कस्टम करना चाह रहे हैं फ्रॉम एनीवेयर, कोई भी सोर्स करें तो वो भी आप कर सकते हैं, या अगर आप इसको डिलीट करें तो यहाँ पे ये देखें आपको सिक्योरिटी ग्रुप नज़र आ रहा है। आप चाह रहे हैं, आप पब्लिक सबनेट्स को सिर्फ एक्सेस करवाना चाह रहे हैं या प्राइवेट सबनेट्स को एक्सेस करवाना चाह रहे हैं, तो आप वो प्राइवेट ग्रुप के जो सिक्योरिटी ग्रुप होगा आप वो सिक्योरिटी ग्रुप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, ठीक है।
अगर आप प्राइवेट सबनेट्स को एक्सेस करना चाह रहे हैं तो जो प्राइवेट सबनेट्स का सिक्योरिटी ग्रुप है वो सिक्योरिटी ग्रुप आप यहाँ पे एंटर करेंगे, ठीक है जी। तो आपका क्या हो जाएगा, ये EFS जो है सिर्फ उन सबनेट, उन EC2 इंस्टांसेस को ही एक्सेसिबल होगा, उसी सबनेट को एक्सेसिबल होगा, ठीक है। तो अभी के लिए हम क्या करते हैं 0.0 यानी कि इसको कोई भी एक्सेस कर सकते हैं, और मैं इसको क्या कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ, ठीक है। आउटबाउंड और ट्रैफिक रहने दें, ठीक है जी। अच्छा, अब हम जाके देखते हैं F2C4। अच्छा, ये मैंने कर दिया है। इनबाउंड मैंने क्या कर दिया है, इनबाउंड यानी कि उस EFS के लिए जो सिक्योरिटी ग्रुप है वो क्या है, इनबाउंड क्या कर रहा है, 2049 पे जो ट्रैफिक आ रही है सिर्फ उसी को क्या करेगा, अलाउ करेगा, ठीक है। अब हम दोबारा EC2 इंस्टांसेस पे जाते हैं और ये हमारा 1A, ये 2x2 चेक हो गए हैं, और हम इस EC2 इंस्टांस को ज़रा चेक करते हैं। तो ये देखें जी 1A के अंदर आप ये चेक कर सकते हैं, 2x2 चेक्स कंप्लीट हो गए। तो हम ज़रा इसको कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। इसका पब्लिक IP जो है वो हम कॉपी कर लेते हैं और पुटी ओपन करते हैं। पुटी ओपन करने के बाद यहाँ पे आप वेबसाइट, ये सारा आपको पता होगा, ठीक है। जिस तरह से ये सारी चीज़ें बड़ी डिटेल से शुरू के लेक्चर्स में मैंने बताई हुई हैं, तो मैं अभी ज़रा इतनी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा दोबारा से। ये मुझे एक्सेस हो गया है, ठीक है। ये कैसे एक्सेस होता है अगर आपको समझ नहीं आ रही तो मेरा पीछे वाला लेक्चर एक लिनक्स का है जिसमें हमने EC2 का लिनक्स इंस्टांस क्रिएट किया था, उसे जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। sudo su- इसको मैं कर लेता हूँ, रूट से लॉगिन कर लेता हूँ, मैं रूट में चला जाता हूँ, ठीक है। ये मैं रूट में आ गया, और अब जाके हम देखते हैं, अब हम क्या करना चाहते हैं, EFS को एक्सेस करना चाहते हैं। तो EFS को हम एक्सेस कैसे करेंगे, आप दोबारा क्या करें, इसमें जाएं, सर्विसेज, EFS को एक्सेस करें, वहाँ पे जाके इंस्ट्रक्शंस नोट करें कि आपने EFS को कैसे माउंट करवाना है, ठीक है जी। यहाँ पे आप स्क्रॉल डाउन करें तो ये आपको शो कर रहा है Amazon EC2 माउंट इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। ये देखें, ये सारा आप डिटेल से पढ़ सकते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, अगर Amazon लिनक्स इंस्टांस से आप कनेक्ट किए हुए हैं तो ये वाली कमांड रन करेंगे। ये क्या करेगा, EFS माउंट हेल्पर एक इंस्टॉल कर देगा, EFS माउंट हेल्पर, ठीक है जी। अगर आप Ubuntu या एंटरप्राइज रेड हैट लिनक्स वगैरह कर रहे हैं तो आप ये वाली कमांड्स रन करेंगे, ठीक है। मैं भी क्या कर रहा हूँ, Amazon लिनक्स यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं इस कमांड को क्या करूँगा, रन करूँगा, ठीक है जी। कॉपी कर लेते हैं और ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई, इसने कर ली, ठीक है। ये आप डिटेल से पढ़ सकते हैं, ठीक है। आपको सारी एक सिंपल समझ आता जाएगा, कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। अच्छा, आप इसको कहाँ पे माउंट करवाना चाह रहे हैं EFS को, मैं क्या करता हूँ, एक डायरेक्टरी क्रिएट कर लेता हूँ, sudo मेक डायरेक्टरी EFS, एक डायरेक्टरी क्रिएट कर लूँगा, ठीक है जी। EFS की एक डायरेक्टरी क्रिएट हो जाएगी, ये देखें EFS की एक डायरेक्टरी क्रिएट होगी मैंने, और उसके ऊपर अब मैं क्या करूँगा, इस EFS को क्या करूँगा, माउंट करवाऊँगा। पहले मैं आपको एक और चीज़ दिखवा लूँ, df-h करें तो हम क्या देख सकते हैं, यहाँ पे हम एक अपना हार्ड डिस्क का साइज़ देख सकते हैं, ठीक है जी। मेरा अभी तक मेरे पास कितना साइज़ है ये आप चेक कर सकते हैं। EC2 का जो मेरा बाय डिफ़ॉल्ट होता है वो कितना होता है, 8 GB होता है। ये 7 GB आप देख रहे हैं जो कि असाइन हुआ है, और बाकी ये कुछ डिवाइड हुआ है। ये कहाँ पे माउंट हुआ है, /dev/xvd है। जब आप लिनक्स इंस्टांस इंस्टॉल कर रहे होते हैं तो वहाँ पे आप देख सकते हैं वो /dev/xvd के ऊपर रूट डायरेक्टरी इंस्टॉल कर रहा होता है, ठीक है। अभी यहाँ पे देखें आपको EFS कोई नज़र नहीं आ रहा, मैं अभी EFS के ऊपर क्या करूँगा, माउंट करवाऊँगा, ठीक है। तो यूज़ दिस हमने कर लिया, एक डायरेक्टरी क्रिएट कर ली। अगर आप यूजिंग द माउंट EFS माउंट हेल्प करना चाह रहे हैं, ठीक है, आप ये कर सकते हैं। इंक्रिप्शन करना चाह रहे हैं, ठीक है, ये कर सकते हैं। NFS क्लाइंट के थ्रू करना चाह रहे हैं तो आप क्या करेंगे, ये करेंगे दिस, ठीक है। ये सारा आप डिटेल से पढ़ सकते हैं, एक एक चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। मैं इसको Ctrl+C करूँगा और कॉपी किया, और आप देखें जी, ये देखें मेरे पास क्या हो गया है, EFS जो है वो इस EC2 इंस्टांस के ऊपर
माउंट हो गया। मैं अब इस EC2 इंस्टांस के ऊपर जितना भी डाटा कॉपी करना चाहूँ, इस लोकेशन के ऊपर मैं EFS के ऊपर कॉपी करना चाहूँ, अपना राइट करना चाहूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। ठीक है, दोबारा df-h की कमांड रन करते हैं और देखते हैं जी। तो ये देखें आप लोगों को शो हो रहा है, ये एक EFS है जो कि मैंने आपको दिखाया था, मेरा DNS उसका नेम है, यही है। ठीक है जी, और ये देखें आपको ये कहाँ पे हुआ है, /root/EFS, इसके ऊपर आपने माउंट करवाया है। अगर आप ऊपर देखें तो यहाँ पे आपको ये चीज़ शो नहीं हो रही थी, और अगर आप साइज़ देखें तो ये आपको शो कर रहा है 8E। क्या होता है जी, गीगा, टेरा, पीटा, एक्सा, यानी कि 8 एक्सा तक साइज़ आपको ऑलमोस्ट अनलिमिटेड आप कह लें। ठीक है, लेकिन फिर भी अमेज़ॉन ने जो इसको डिफ़ाइन किया हुआ है अप टू 8 एक्साबाइट, 8 एक्साबाइट तक साइज़ आप इस पर डाटा जो है वो सेव कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। तो अब हम चलते हैं दूसरे अपने EC2 इंस्टांस के ऊपर, उस पर जाके कनेक्ट करते हैं। EC2 और ये मेरा 1B में है। 1B में मैं यहाँ से पब्लिक IP जो है वो कॉपी कर लूँ, और दिस एक और सेशन ओपन करते हैं हम, दिस वन, EC2-user, और sudo su-, ठीक है जी। अगर इसमें मैं आपको df-h करके दिखाऊं तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे भी मेरे पास कोई EFS माउंट नहीं हुआ हुआ। ठीक है, ये आप डिटेल यहाँ देख सकते हैं। अभी हम EFS माउंट करते हैं इसके ऊपर, तो हम क्या करेंगे, दोबारा से EFS में जाते हैं और वही कमांड्स अपनी जो है हम EFS में आ गए, और यहाँ पे आके हमने ये देखें, ये मेरा DNS नेम है जो कि वहाँ पे माउंट हुआ था। ठीक है, दोबारा से मैं ये यूटिलिटी पहले इंस्टॉल कर लेता हूँ। अच्छा, सूडो इसमें लगा हुआ है, मैंने ऑलरेडी सूडो कर लिया है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और उसके बाद हम क्या करेंगे, एक डायरेक्टरी क्रिएट करेंगे। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ आ रही होगी। इसके लिए थोड़ा सा आपका बैकग्राउंड लिनक्स से रिलेटेड होना चाहिए, तभी आप लोगों को समझ आ रही होगी ये क्या हो रहा है। और ये मैं क्या करने लगा हूँ, इस सेकंड वाले के ऊपर भी मैंने क्या कर दिया है, ये जो हमारा सेकंड EC2 इंस्टांस है इसके ऊपर भी मैंने क्या कर दिया, माउंट कर दिया। ठीक है जी, तो अब आप यहाँ से देख सकते हैं df-h अगर करें हम, तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी क्या हो गया जी, माउंट हो गया मेरे पास। ठीक है, ये देखें, ये दूसरा इंस्टांस है, और ये पहले वाला है उसके ऊपर भी माउंट हुआ हुआ है। ठीक हो गया। अब मैं पहले वाले EC2 के ऊपर जाता हूँ और मैं जाके क्या करता हूँ, cd EFS हमने डायरेक्टरी क्रिएट की थी, उस डायरेक्टरी के अंदर हम जाते हैं और ls करते हैं। वहाँ पे आप देख सकते हैं उस डायरेक्टरी के अंदर कुछ भी नहीं पड़ा हुआ। ठीक है, इसी तरह मैं इसके अंदर भी आता हूँ, इस डायरेक्टरी के अंदर आता हूँ, ls करते हैं और यहाँ पे भी देखें कुछ भी नहीं पड़ा हुआ। ठीक है, मैं यहाँ पे एक फ़ाइल क्रिएट करता हूँ, touchUITA.txt। ठीक है, एक txt फाइल में। अब ये देखें, अब जब मैं ls करूँगा तो यहाँ पे इस EFS की डायरेक्टरी के अंदर एक फ़ाइल पड़ी हुई है, और वो फाइल मैंने कहाँ पे बनाई है, वो फाइल मैंने EFS के अंदर बनाई है। और EFS के ऊपर मैंने क्या माउंट किया हुआ है, मैंने EFS माउंट किया हुआ है, यानी कि EFS क्या एक शेयर्ड फाइल स्टोरेज है। जो डाटा इस EFS के अंदर, इस EFS के अंदर पड़ा होगा, वही डाटा मेरा जहाँ पे भी EFS माउंट किए हुए हैं उन सब के अंदर वो डाटा पड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये आ गया। तो अब मैं यहाँ पे अगर ls करूँ तो ये वाली फ़ाइल जो है uita.txt, ये फाइल इस EC2 इंस्टांस के अंदर भी होनी चाहिए। तो ये देखें जी, यहाँ पे भी आ गई है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कोई फ़ाइल क्रिएट करता हूँ, txt कह लें जी, test.txt कर लेते हैं। ठीक है, अब अगर मैं दोबारा करता हूँ ls, तो ये देखें मेरे पास यहाँ पे 2 फाइल्स सेव हो रही हैं। अब अगर मैं दोबारा यहाँ पे जाऊँ अपने पहले सर्वर पे, वहाँ से अगर मैं ls करूँ तो यहाँ पे भी देखें जी मेरे पास कितनी फाइल सेव हो रही हैं, शो हो रही हैं, 2 फाइल्स शो हो रही हैं। तो यहाँ से आप
इमेजिन कर सकते हैं, इमेजिन नहीं कर सकते बल्कि ये रियल में होता है भैया। EFS जो है वो क्या होता है हमारे पास, शेयर्ड ड्राइव होती है एक किस्म की, आप कह लें, ठीक है। आप लाजमी नहीं है कि EFS फोल्डर क्रिएट करेंगे उसी के ऊपर माउंट करवाएंगे। आप इस वेब सर्वर के, आप सर्वर के अंदर अपाचे सर्वर इंस्टॉल करें, कोई वेब सर्वर इंस्टॉल करें, उसके वार में www.root में जाएं, ठीक है जी। वहाँ पे जाके भी उसके ऊपर भी जाके आप अपने वेब सर्वर के ऊपर भी जाके इस EFS को माउंट करवा सकते हैं। उस वेब सर्वर के अंदर, फॉर एग्जांपल उस वेब सर्वर के अंदर कोई वेबसाइट है, उसके ऊपर यूज़र्स डिफरेंट लोकेशन से आते हैं, अपना डाटा अपलोड करते हैं, बहुत मल्टीपल लोकेशन से आते हैं, पूरे वर्ल्ड वाइड से आते हैं, ठीक है, और आके अपना डाटा अपलोड करते हैं। तो आप उस अपाचे यानी कि वेब सर्वर के अंदर आप इस EFS को माउंट करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपने देख लिया भैया, और सिंपल था। इसके अलावा चलें मैं आपको एक और चीज़ दिखाता चलूँ कि जो हमने थर्ड EC2 इंस्टांस क्रिएट किया था वो हमने कौन से अवेलेबिलिटी जोन में किया था, F में, यानी कि उस अवेलेबिलिटी जोन में हमारे पास EFS नहीं है। तो क्या हम वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो ये भी देख लेते हैं। ओपन करते हैं और EC2- यूज़र करते हैं इसको, sudo su- रूट में चले जाते हैं, और रूट में जाके हम दोबारा से फिर वही कमांड एक्सेस करने की, यहाँ से चले मैं कॉपी करने की कोशिश करता हूँ। ये पहले हम इंस्टॉल कर लेते हैं इसको। ठीक है, ये इंस्टॉल कर लिया, और इंस्टॉल करने के बाद अब हम दोबारा क्या करते हैं, पहले मैं आपको df-h करके दिखा लेता हूँ। ये देखें यहाँ पे कुछ भी माउंट नहीं हुआ हुआ अभी, ठीक है। और दोबारा अब मैं क्या करता हूँ, sudo mkdir EFS, आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं EFS कर देता हूँ, नो इशू, ठीक है। अब इसके ऊपर अगर मैं माउंट करवाना चाहता हूँ तो क्या मैं माउंट कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। ये देखें, ये आपको क्या कह रहा है, माउंट पॉइंट EFS डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि इस पे आप माउंट यहाँ पे नहीं करवा सकते। क्यों नहीं माउंट करवा सकते, क्योंकि इस अवेलेबिलिटी जोन में आपका EFS एग्जिस्ट नहीं करता, जिस अवेलेबिलिटी जोन में आपका ये आपने EC2 इंस्टांस क्रिएट किया है, ठीक है जी। EFS डज नॉट एग्जिस्ट, माउंट पॉइंट जो है वो, ये माउंट पॉइंट EFS डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो ये भी मैंने आपको शो करवा दी है, और ठीक हो गया जी। इसको हमने डिटेल से डिस्क्रिप्ट्स वगैरह देख लिए हैं। आपको मल्टीपल n नंबर ऑफ इंस्टांसेस के साथ इस EFS को आप कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सर्विस ऑल रीजन्स में अवेलेबल नहीं है। सिक्योरिटी ग्रुप मैंने आपको दिखा लिया, सिक्योर है, हाईली अवेलेबल है, ड्यूरेबल है, ऑटोमेटिकली स्केल कर रहा होता है। साइज़ मैंने आपको दिखा दिया, उसका 8 एक्साबाइट तक होता है ऑलमोस्ट, ठीक है जी। और इसके बाद अगर आप डिलीट करना चाह रहे हैं, इसको डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें 3 अवेलेबिलिटी जोन्स में हमने क्रिएट किया हुआ है, और अब आप इसको अगर डिलीट करना चाह रहे हैं, आप सिंपली डिलीट कर सकते हैं। एक्शन में जाएंगे और अच्छा, मैनेज फाइल सिस्टम एक्सेस अगर आप मैनेज करना चाह रहे हैं तो आप ये कर सकते हैं। कोई सिक्योरिटी ग्रुप आप चेंज करना चाह रहे हैं, आप वो कर सकते हैं। ये देखें, मैंने कोई और सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट किया है, मैं यहाँ से कैंसिल करूँगा और यहाँ पे मैं कोई और सिक्योरिटी ग्रुप, ये देखें मैंने ऐसे लिया, मुझे 2 सिक्योरिटी ग्रुप शो कर। आप कौन सा वाला कनेक्ट करना चाह रहे हैं वो आप कनेक्ट करवा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं जी, बैक कैंसिल, और ये आपने सेलेक्ट किया। एक्शन में जाके टैग मैनेज कर सकते हैं, थ्रूपुट मोड चेंज कर सकते हैं। फाइल सिस्टम को डिलीट करना चाह रहे हैं, आप डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। आपको ये फाइल सिस्टम यहाँ पे इसकी आईडी जो है वो एंटर करना पड़ेगी,
और यहाँ पे आप डिलीट फाइल सिस्टम पे क्लिक करेंगे और ये आपका फाइल सिस्टम क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। ठीक है जी। तो EFS को आज हमने डिटेल से देखा है। EFS क्या होता है, इलास्टिक फाइल सिस्टम होता है हमारे पास, जो कि n नंबर ऑफ इंस्टांसेस से हम कनेक्ट कर सकते हैं, मल्टीपल EC2 इंस्टांसेस से एट अ टाइम कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। तो आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। फिर भी कोई प्रॉब्लम हुआ तो आप ज़रूर पूछें जी। आज के लिए इतना रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिफरेंशिएट हम करेंगे तीनों टाइप्स के जो स्टोरेज अभी तक हमने डिस्कस किए हैं। तो लेक्चर भी आई थिंक थोड़ा लेंथी हो गया है। तो आज के लिए इतने रखते हैं, मिलते हैं इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए खुश रहें, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा।